हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे ऑरिया फॉर्म 200 के बारे में। इसको लिस्टिंग एग्रीमेंट बोलते हैं और इसको सेलर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट टू सेल द प्रॉपर्टी ये भी बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इसको भरते कैसे हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म। This is Form 200. This is called listing agreement. This is also known as seller representation agreement to sell the property. यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है the property you can list on MLS, which is multiple listing services agreement, and the second option is to list the property exclusively. सो मैंने आपको दिखाया वन सेक्शन टू टिक मार्क इज टू बी लिस्टेड ऑन MLS, अनदर इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव लिस्टिंग। सो MLS में होता है क्या, अगर सेलर MLS पे इनिशियल करता है, इट मींस दैट सेलर इज अलाउइंग यू टू लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑन MLS नॉन एज मल्टीपल लिस्टिंग सर्विसेज। इसमें क्या रहेगा, आपको एक्सपोजर प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा मिलता है। लाइक ऑल द एजेंट्स in Ontario, specific in the who has the access to the specific board can view the property, so you get more exposure to the property. And exclusive listing में क्या होता है, exclusive listing में सारे agents नहीं देख सकते of the different brokerages. Basically जो भी agent आपके network में है and आपकी brokerage में है, they can view that property, so you have limited exposure to the property. एंड जब सेल साइन लगता है तो उस पर एक्सक्लूसिव रहेगा, साथ में फॉर सेल एक्सक्लूसिव लिस्टिंग, और जो MLS वाला है उसमें रहेगा फॉर सेल ऑन MLS. एंड आई ऑल्सो वांट टू मेंशन, जो आपकी लिस्टिंग आप MLS पे लिस्ट करते हो, मेक श्योर वेन एवर द सेलर साइंस ऑन द लिस्टिंग टू बी ऑन डन ऑन द MLS, उस केस में 48 आवर्स के बीच बीच में प्रॉपर्टी आपकी MLS पे लिस्ट हो जानी चाहिए. सो इन शॉर्ट, इफ यू चूज multiple service agreement, then within 48 hours your property needs to be listed on the MLS. यहाँ पे आपका ब्रोकरेज का नाम आएगा, बिकॉज दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट विच इज बाइंडेड अप बिटवीन द ब्रोकरेज एंड द सेलर एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द ब्रोकरेज. आपका ब्रोकरेज का नाम आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल माई ब्रोकरेज इज रॉयल स्टार. यहाँ पे सेलर का नाम आ जाएगा और यहाँ आएगा प्रॉपर्टी का एड्रेस, द प्रॉपर्टी यू आर सेलिंग. इस वाले ऑप्शन पे आएगा जिस दिन आपका अग्रीमेंट कमेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल टुडे इज October 15th, टुडे द अग्रीमेंट हैज़ बिगिन, एंड यहाँ पे द एंड डेट ऑफ द अग्रीमेंट, लेट्स से January 15th. ये जो क्लॉज है इसका मतलब ये है, अगर जो लिस्टिंग का पीरियड है वो 6 महीने से ज़्यादा एक्सीड करता है, जो कि नहीं होता. यहाँ पे हमने एक सेट डेट ली है, लेट्स सपोज 15 अक्टूबर से लेके हम 15 जनवरी तक प्रॉपर्टी को लिस्ट रखेंगे MLS पे. अगर आप 6 महीने से ज़्यादा लिस्ट करते प्रॉपर्टी स्टार्टिंग फ्रॉम 15 अक्टूबर एंड मोर देन 6 मंथ्स, तो यहाँ पे आपके सेलर्स के इनिशियल आएंगे. ये बहुत रेयरली होता है केसेस में. मोस्ट लाइकली जो भी मार्केट चल रही है, विद इन कपल ऑफ वीक्स प्रॉपर्टी इज सोल्ड. एंड यहाँ पे आपका प्राइस आएगा प्रॉपर्टी का जो आप डिसाइड करते हो टू सेल. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लोज. इसका मतलब ये है कि सेलर जो आपके साथ काम कर रहा है उसने किसी और ब्रोकरेज के साथ साइन नहीं करा हुआ है. इट इज़ लाइक द पर्सन इज़ नॉट एसोसिएटेड. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज. इसका मतलब ये है कि जो सेलर है उसने किसी और ब्रोकरेज के साथ साइन अप नहीं करा हुआ, एंड दे आर जस्ट बाइंडिंग अप इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू. अबाउट द प्री प्रिंटेड क्लॉज विच स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. तो ये जो अग्रीमेंट है, लिस्टिंग अग्रीमेंट, इट्स सो मच सिमिलर टू बायर रिप्रेजेंटेशन अग्रीमेंट. डिफरेंस क्या था, दैट इज एन अग्रीमेंट टू रिप्रेजेंट द बायर, एंड ये जो अग्रीमेंट है इट इज़ टू रिप्रेजेंट द सेलर. तो पहला जो है डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन, बेसिकली बताया गया सेलर कौन है एंड बायर कौन है. बायर इज अ परचेजर, सेलर इज अ वेंडर, राइट. सो इट्स ऑल डेफिनेशन. सेकेंड क्लॉज कमीशन, जैसे हमने BRA विच इज़ बायर रिप्रेजेंटेशन अग्रीमेंट में करा था, सो कमीशंस का सेम है. सो दिस इज़ द क्लॉज जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. तो यहाँ पे कमीशन डिसाइड होती है, सॉरी. तो इस कॉलम में कमीशन हम वो लिखेंगे जो लिस्टिंग ब्रोकरेज को मिलेगी. सो लिस्टिंग करते हैं कमीशन कैसे वर्क करते हैं बताता हूँ आपको. तो होता क्या है, आप जब प्रॉपर्टी लिस्ट करते हो तो जो टोटल कमीशन होती है सेलर पे करता है, बायर डज नॉट पे कमीशन एज वी डिस्कस्ड. 95 नॉट 95 बट 99% ऑफ टाइम्स. तो लिस्टिंग एजेंट को जो सेलर है वो 5% कमीशन देता है, जो कि रेट चलता है इन कैनेडा, मोस्टली इन द GTA रीजन. किचनर वाटरलू में 4% चलता है ज़्यादातर. तो इस केस में हुआ क्या, 5% कमीशन देगा आपको सेलर, 5% में 2.5% आप रखते हो, 2.5% देते हो बायर एजेंट को.
तो जिसका मैंने डिस्क्राइब करा आपको इसमें 5% मिला, 2.5% जो है कोऑपरेटिंग ब्रोकरेज विच इज द बायर एंड 2.5% आप रखोगे। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारी टोटल कमीशन जो होती है जनरली 5% होती है, 5% प्लस HST। एंड इस केस में क्या आएगा, अगर आप कोई 5% की जगह कोई लमसम अमाउंट रखते हो तो यहाँ पे लमसम अमाउंट आएगी। इस पर मैं वापस आऊँगा, पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर दूँ। तो 5% प्लस HST कमीशन लेता है लिस्टिंग ब्रोकरेज, और जो कोऑपरेटिंग ब्रोकरेज हमारी यानी बायर साइड को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसको कितना मिलेगा, उसको हाफ मिलता है विच इज़ 2.5% प्लस HST। तो 5% लिस्टिंग ब्रोकरेज को कमीशन मिली और उसमें से आधी चलेगी कोऑपरेटिंग ब्रोकरेज को। बची कितनी, तो सेलर एजेंट को भी या सेलर ब्रोकरेज को भी 2.5% मिलती है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप कोई लमसम अमाउंट डिसाइड करते हो, ओके यू लिस्ट द प्रॉपर्टी एंड आई विल गिव यू $10,000 फ्लैट, देन यहाँ पे आपका लमसम अमाउंट आ जाएगी। एंड सेम हियर, जो आप लेट्स सपोज आप करते हो 10,000 टू द बाइंग साइड, ओके। एंड दिस इज द होल्ड ओवर पीरियड। इसके बारे में डिटेल में हमने एक्सप्लेन करा था हमारी बायर रिप्रेजेंटेशन एग्रीमेंट वाली वीडियो में जो प्रीवियसली थी, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, यू कैन इवन व्यू दैट वीडियो एज वेल। तो जनरली जो होल्ड ओवर पीरियड होता है वो होता है 90 डेज। तो इस केस में मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, मतलब क्या है इसका, मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी लिस्ट करी है और ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स सपोज आप बाइंडेड अप हो 15 अक्टूबर से 15 जनवरी तक। अगर 15 अक्टूबर से जनवरी तक, इस तारीख तक 15 तक जो भी इंटरेस्टेड बायर्स घर देखने आए हैं बट वो घर नहीं लेते ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और 15 जनवरी के बाद 15 जनवरी से लेके 90 दिनों तक विच इज़ द होल्ड ओवर डेज, 15 जनवरी प्लस 90 डेज के विद इन सेम पर्सन जिसने प्रॉपर्टी व्यू करी है जब आपने प्रॉपर्टी लिस्ट करी थी, अगर वो आके प्राइवेट डील करता है उस केस में आपको कमीशन मिलेगी। एंड जो क्लॉज नंबर 3 है आपका, उसमें ये एक्सप्लेन करा गया कि दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी रिलेशनशिप्स। जैसे आपका जो सेलर है वो आपका क्लाइंट भी हो सकता है, आप कस्टमर सर्विस भी दे रहे हो, या फिर हो सकता है आपकी मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन हो रही है। सो मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो डिटेल में बात करते हैं नीचे दोबारा। सो व्हाट इज़ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन? इस केस में क्या होता है, अगर आपने प्रॉपर्टी लिस्ट करी है अपनी ब्रोकरेज विच इज़ फॉर एग्जांपल रॉयल स्टार रियल्टी, एंड रॉयल स्टार रियल्टी का ही एजेंट आपको बाहर लेकर आता है, विच मीन्स द सेम ब्रोकरेज इज रिप्रेजेंटिंग द सेलर एंड द सेम ब्रोकरेज इज रिप्रेजेंटिंग द बायर, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन। एंड मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑफर भेजने और ऑफर रिसीव करने से पहले। दोनों सिनेरियो में बायर को भी पता होना चाहिए और सेलर को भी पता होना चाहिए कि मल्टीपल ऑफर हमें सेम ब्रोकरेज का आ रहा है। तो उस केस में क्या है, कन्फर्मेशन कॉपरेशन है विच इज़ फॉर्म 320, उसमें डिक्लेयर होता है। उसकी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसका भी लिंक मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। नंबर 4 इज़ फाइंडर्स फी। इसका मतलब ये है कि जो सेलर है वो कंसेंट ले रहा है क्लाइंट से अपने, कि जो भी उसको कोई रेफरेंस मिलती है, अगर लेट्स सपोज मॉर्गेज ब्रोकर आपको कोई रेफरल दे रहा है टू द एजेंट बिकॉज उसने रेफर करा क्लाइंट, तो $500 $1,000 तक की रेफरल फी मिलती है, वो डिक्लेयर करता है। पहले ही बहुत चलता था, अब ये नहीं चलता इतना। 5th, रेफरल ऑफ इंक्वायरीज। इसका मतलब ये है अगर कोई भी सेलर के पास डायरेक्टली इंटरेस्टेड बायर आता है या कोई रेफरल आता है या कोई इंटरेस्टेड क्लाइंट आता है, तो उस केस में सेलर को बताना पड़ेगा अपने एजेंट को जो कोई प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा है, बिकॉज दिस इज द प्रोसेस, यू आर टुगेदर ट्राइंग टू सेल द प्रॉपर्टी, सो यू हैव टू बी इन द कम्युनिकेशन। टाइम्स क्या होता है, बायर्स डायरेक्टली आते हैं, तो उस केस में सेलर जो आता है उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है टू नेगोशिएट फॉर द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। 6th, मार्केटिंग। इस केस में सेलर है अलाउ कर रहा है टू शो द प्रॉपर्टी एंड टू एक्सपोज द प्रॉपर्टी विद द प्रॉपर्टी एड्रेस, एंड उसका कंसेंट मिलता है सेलर का, दैट्स द सेलर डज नॉट हैव प्रॉब्लम इन दिस। एंड ऑल्सो रीजनेबल आवर्स में प्रॉपर्टी जो सेलर एजेंट है वो शो भी करा सकता है अपने क्लाइंट्स को या और क्लाइंट्स को जो बायर्स जो बाइंग एजेंट लेकर आ रहा है। 7th, वारंटी। वारंटी का मतलब ये है सेलर वारंट करता है कि प्रॉपर्टी में कोई ऐसी इशू नहीं है जो कि उसकी सेल में हिंड्रेंस करता है। लेट्स सपोज डील हो गई है बट बाद में कुछ प्रॉब्लम कॉज करे, जैसे उस पर कोई लीन नहीं है, कोई मॉर्गेजेस का इशू नहीं है, कोई ईजमेंट नहीं है मेजर। सो 8th इज इंडेमनिफिकेशन इंश्योरेंस।
बेसिकली ये सेलिंग एजेंट को प्रोटेक्ट करता है. लेट्स सपोज आपकी प्रॉपर्टी की शोइंग्स हैं एंड उसमें सेलर आपको पहले ही अलर्ट कर देगा कि कोई भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी या कोई आइटम्स ना प्रॉपर्टी में रखो, बिकॉज ओपन हाउस होता है. तो उस केस में काफ़ी सारे बायर्स अपने क्लाइंट्स को लेकर आते हैं, बाइंग एजेंट अपने क्लाइंट्स को लेकर आते हैं प्रॉपर्टी दिखाने के लिए. तो सेलर पहले इन्फॉर्म कर देगा तो नॉट टू कीप एनी वैल्यूएबल, एंड अगर कोई डैमेज होता है प्रॉपर्टी को ड्यूरिंग द शोइंग्स देन द सेलिंग एजेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. क्लॉज 9 फैमिली लॉ एक्ट. इसका मतलब ये है, अगर लेट्स सपोज दो मैरिड कपल हैं, दोनों का नाम टाइटल पे है, उस केस में आपको स्पाउसल कंसेंट नहीं चाहिए. बट इन केस अगर आप कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हो, लेट्स सपोज हस्बैंड इज जॉन स्मिथ एंड वाइफ इज लॉरा स्मिथ. तो लॉरा स्मिथ एंड जॉन स्मिथ दे आर कपल, बट लॉरा स्मिथ का टाइटल पे नाम नहीं है प्रॉपर्टी के, बट जॉन स्मिथ का है. तो उस केस में जॉन स्मिथ को प्रॉपर्टी बेचने के लिए स्पाउस का कॉन्सेंट चाहिए, यानी लॉरा स्मिथ से कॉन्सेंट चाहिए, जो कि ये कॉन्सेंट साइन होता है नीचे दिखाता हूँ मैं आपको. दिस इज स्पाउसल कॉन्सेंट. तो यहाँ पे जिस भी पार्टनर का नाम नहीं होगा टाइटल पे, यहाँ पे वो साइन और डेट करेगा. अगर तो दोनों का नाम टाइटल पे है तो इसकी ज़रूरत नहीं है. एंड ओंटारियो में अगर कोई कॉमन लॉ पार्टनर है तो उसके केस में स्पाउसल कंसेंट की ज़रूरत नहीं होती. कॉमन लॉ पार्टनर अगर वो एक साथ रह रहे हैं बट शादी नहीं है बट लिव इन में है, उस केस में स्पाउसल कंसेंट नहीं चाहिए. 10th क्लॉज इज़ वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. इस केस में सेलर कंसेंट देता है, हमें ऑथराइज करता है ब्रोकरेज को, अगर हमें प्रॉपर्टी बेचने के लिए सिटी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि अवेलेबल नहीं है, तो वी कैन कॉन्टैक्ट द सिटी टू गेट दिस डॉक्यूमेंट आउट, सो वी कैन हेल्प द सेलर टू सेल द प्रॉपर्टी, बिकॉज हमारी इंटेंशन क्या है, टू सेल द प्रॉपर्टी. तो वी हैव टू मेक श्योर इफ एनीथिंग वी आर लैकिंग, एनी डिटेल, एनी इन्फॉर्मेशन वी आर लैकिंग, वी डोंट वांट टू हैसल द सेलर to go to the city or somewhere else and find the documents. It is us guy who can help to gather everything whatever is missing, and we require that, or if we require any more details in depth. 11th, use and distribution of information. इस केस में हम कंसेंट लेते हैं सेलर से कि हमें जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है फॉर द एडवर्टाइजमेंट और फॉर द अदर इंटरेस्टेड buyers which are represented by their agents, so we can provide them document. So we need the consent so we can forward or distribute the information whatever is required. तो ये चीज़ आगे डेप्थ में दी जाती है. जैसे MLS में है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ. जैसे फोटोग्राफ्स हैं, सो वी आर टेकिंग कंसेंट फ्रॉम द सेलर that it's not only included with the photographs, we can give the dimensions, video recording, virtual tours, all we can share the interested buyers who want to buy the property. So because our main intention is to expose the property as much as we can, so we can get the better price for the client. This clause here, so इस clause में क्या होता है, जब भी आपका जो agreement है between the seller and the selling agent, which is or I mean the brokerage, जब वो expire हो जाता है तो उस केस में seller can choose does or does not. Does means the seller wants any other brokerage to contact them. If my brokerage cannot help them to sell the property, then they will click does, then they will click on does. If they choose does not, which means if the listing is expired and we are unsuccessful to sell the property, then the seller agent does not want even any other brokerage to contact them to sell the property. Successors and assigns. So इस केस में क्या होता है, जो भी successor कुछ होगा like near ones to the person who is listing the property, if some mishappening happens to them, then successors or the administrations or executives, they are binded with this agreement and terms. So which means if something happens to them, then successors can take a decision regarding what is good for the family, so we can move on. तो जनरली क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब कोई कुछ मिस हैपनिंग होगा तो सक्सेसर, ब्रोकरेज एंड जो क्लाइंट की फैमिली है सिट टुगेदर एंड डिस्कस व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फैमिली. 13 इज कॉन्फ्लिक्ट और डिस्क्रिपेंसी. इट मीन्स कि अगर आप कोई स्केड्यूल अटैच करते हो इस क्लॉज के साथ और वो स्केड्यूल इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद द प्री प्रिंटेड क्लॉज, तो जो भी ये प्री प्रिंटेड क्लॉज होगा दैट विल बी डिसरिगार्ड एंड जो स्केड्यूल में ऐड करा गया वो माना जाएगा. एनी मॉडिफिकेशन टू द प्री प्रिंटेड क्लॉज बेसिकली. 14th, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड विल पुट टुगेदर 15th एज वेल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. सो इस केस में क्या है कि आप जो भी एग्रीमेंट बना रहे हो, इट कैन बी कम्युनिकेटेड
through electronic medium, which is through text message or through emails as well, which is a valid way of communication. And electronic signatures are valid as well, बिकॉज आजकल वैसे कोविड है, पेंडेमिक है, पेपर सिग्नेचर्स बहुत कम लोग करते हैं. बट अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है, सो दे स्टिल दे कैन स्टिल कम एंड साइन फिजिकली ऑन द पेपर वर्क. 16th is schedule, which means if we are adding any schedule along with this form, then it will come over here. ये बेसिकली एक कंसेंट फॉर्म है दैट जो भी सेलिंग ब्रोकरेज है वो अपनी लॉयल्टी से काम करेगा. जो एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, he will do the best or she will do the best to sell the property and to get the best price for the sellers. यहाँ पे नीचे साइन आ जाएगा, डेट आ जाएगी और नाम आ जाएगा एजेंट का. बिलो जब ये अग्रीमेंट रिसीव हो जाएगा सेलर को, इफ़ दे आर अग्री दे कैन साइन एंड डेट हेयर एंड डेक्लेरेशन ऑफ इंश्योरेंस. इस केस में जो एजेंट है वो डिक्लेयर करता है कि एज पर द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ रिबा उसकी अपनी इंश्योरेंस है. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स में एरर या ओमिशन है तो एजेंट एंड उसका क्लाइंट दे आर प्रोटेक्टेड अंडर द इंश्योरेंस. एंड दिस इज एक्नॉलेजमेंट विच मीन्स सेलर अग्रीज टू ऑल दिस टर्म्स एंड कंडीशन अबव इन द क्लॉज and then they can sign here and put the date. Thank you guys. Thanks for watching this video. If you have any questions, please go below the video and there's an option for Instagram. You can reach out to me and leave me any message. Thank you very much.